नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। जनतंत्र जनता द्वारा चुनी गई सरकार है जो जनता के लिए और जनता की सरकार होती है, जैसा कि लिंकन ने कहा है। और जनता मतों के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि फिर सरकार भी बनाते हैं। लेकिन कहीं भी ये अनिवार्यता नहीं है कि वो मतदान करें। अपने मत का जो है प्रयोग, जो कि लोकतंत्र में जनता को मिला हुआ है, और वही जो है जनता को सब्जेक्ट से सिटीजन बनाता है। अधिकार जो है, जहां प्रजा से जो है जनता बन जाती है, नागरिक बन जाते हैं लोग, वो अधिकार है मतदान करने का कि वो अपनी सरकार चुन सकें। लेकिन कहीं ये बाध्यता नहीं है कि आप उस जो लोकतंत्र का महोत्सव है उसमें आप हिस्सा भी लें। और इस कारण कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत कम मत पाते हैं लेकिन सबसे अधिक उनको मत मिलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, वो निर्वाचित हो जाते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हों। कुछ लोगों की मांग थी काफ़ी दिनों से कि इस मतदान को जो है अनिवार्य बना देना चाहिए, यानी आपके पास विकल्प नहीं होगा कि आप मत देने जाएंगे या नहीं जाएंगे। और पहली बार ये हुआ है गुजरात में, जबकि गुजरात स्थानीय निकाय प्राधिकार संशोधन कानून 2009 वहां बन चुका है। राज्यपाल ने उस पर अपनी संस्तुति दे चुकी है। यानी जो गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उनके लिए अनिवार्य है कि लोग उसमें मतदान करें, जो मतदाता हैं। इस पे कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान के विपरीत है, क्योंकि संविधान एक हक देता है, मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो उसमें यह भी हक है कि वो चुप भी रहे। अगर बोलने की आज़ादी है तो चुप रहने की भी आज़ादी है। फिर जो है इंडिविजुअल लिबर्टी जो अनुच्छेद 21 के तहत है आज़ादी, उसमें ये भी है कि हम कुछ करना न चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र एक कीमत के साथ आता है, एक जिम्मेदारी होती है जनता की, और जनता को उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और कम से कम इतना तो जो है कष्ट उठाना ही पड़ेगा कि अब मतदान के दिन जाएं और मतदान करें। जो कि लिंकन ने कहा था कि स्मॉल मैन विद स्मॉल पेंसिल ऑन स्मॉल बैलेट जो है वो पूरे देश की तकदीर को बदलता है। तो उस प्रक्रिया में सबको शामिल होना चाहिए। आज इसी पर हमारी बहस है कि अनिवार्य मतदान जो है वो कितना सही है। इस बहस में शामिल हैं पूर्व मेजर जनरल अनिल वर्मा, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के राष्ट्रीय संयोजक हैं। हमारे साथ के राय हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर MP सिंह हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक रह चुके हैं। और DSNG पर चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त TS कृष्णमूर्ति। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले कृष्णमूर्ति साहब, आप बताएं कि ये जो नया कानून बना है और जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, मांग हो रही थी, आपका क्या मानना है कि लोकतंत्र में इस तरह की अनिवार्यता जो है वो कितना सही है? सुनिए, ये कंपल्सरी वोटिंग के बारे में फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल में ग्रेजुअली कंपल्सरी वोटिंग को इंट्रोड्यूस करना ठीक ही होगा, क्योंकि हमारा देश में वोटर टर्नआउट 60% 65% में है, ये ज़्यादा नहीं है। और आपको मालूम है कि पीपल विथ 20% वोट्स दे गेट इलेक्टेड। तो इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में हम कंपल्सरी वोटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। अगर कोर्ट्स ने रूल करेगा तो इनको अमेंड करना है, क्योंकि ये गुड मेजर है, क्योंकि सिविक अवेयरनेस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा करेगा। लेकिन ये बात कही जा रही है ना कि अब उसमें आप सजा क्या देंगे? यहाँ तो 83 करोड़ जो है मतदाता हैं पूरे देश में। अगर 10% भी मतदान नहीं करते हैं, 90% भी हो जाए तो 8 करोड़ 9 करोड़ लोग हैं, उनको क्या करेंगे? आप जुर्माना देंगे, जेल में रखेंगे, जेल में जगह नहीं है। तो ये जो है लोकतंत्र जो है वो कहते हैं कि अपनी पसंद की शासन पद्धति है, अ सिस्टम ऑफ चॉइस, जहां कि अगर आप मजबूर करते हैं, कंपल्शन और लोकतंत्र दोनों साथ नहीं चलता है। सुनिए, ये सजा के बारे में मेरे ख्याल में फर्स्ट डिफॉल्ट को वार्निंग देना है, पेनल्टी नहीं देना है। सेकंड और थर्ड डिफॉल्ट को हम ज्यादा पेनल्टी लिविस कर सकते हैं। और
as far as पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस ये लागू करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मेरा सजेशन है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए अभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें भी। कृष्णमूर्ति साहब, मैं अपना ही आपको उदाहरण देता हूं। मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट देने गया, मुझे कहा गया कि आपका नाम नहीं है। मैं वहां क्या करता, मैं फिर वहां से निराश होकर के वापस आया। ये पिछले साल 2013 की बात है जब दिल्ली के लिए मतदान हुआ। लेकिन फिर मैं दोबारा लोकसभा के लिए गया तो कहा आपका नाम है, फिर मैं वोट डाल पाया। अगर वो कहता नाम नहीं है और नाम वहां पे है, फिर मुझे वहां से नोटिस मिलेगा कि भाई आपने क्यों मतदान नहीं किया। अगर नाम नहीं है तो आपको नोटिस नहीं आ सकता है। नहीं, नाम है, मुझे कहा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहा नाम है, मैं हैरान रह गया कि विधानसभा बोला आपका नाम नहीं है। ये तो व्यक्तिगत में अपना अनुभव बता रहा हूं। अगर नाम सुनिए, अगर नाम वोटिंग रजिस्टर में है, उसी सिचुएशन में नोटिस भेज सकते हैं। अगर हर एक इलेक्शन में चेंज होता है, नाम इंक्लूड होता है और एक्सक्लूड होता है, इसको ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन का रिस्पांसिबिलिटी है। उसके पहले भी उसके पहले विधानसभा चुनाव में 2008 में मैंने मतदान किया था उसी बूथ पे। 2013 में मैं करने गया तो बोला आपका नाम नहीं है। फिर 2014 लोकसभा में करने गया तो कहा आपका नाम है। ये परेशानियां हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये रियल डिफिकल्टी है इसमें, इसीलिए हमने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है कंपलसरी वोटिंग। एक्सपेरिमेंट करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कैसा चल रहा है, और पेनल्टी भी ज्यादा नहीं रखना है। कृष्णमूर्ति साहब बने रहे, हम और लोगों के विचार सुने। हाँ वर्मा साहब, आप बताएं कि आप क्या मानते हैं। मैं 3 चीज़ बोलना चाहूँगा जी। सबसे पहली तो ये कि पूरे इंटरनेशनली 63 देश हैं जिनमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 63 नहीं 33 उसमें से मैंने तो बीबीसी की रिपोर्ट में 23 देश ही पढ़ा। आइडिया का जो एक रिसर्च किया है उन्होंने, उसमें कहीं 38 आता है, कहीं 33, कहीं 23, वो भी नंबर जो है। उसमें से सिर्फ 10 ऐसे हैं जो एनफोर्स कर रहे हैं जी, बाकी एनफोर्स ही नहीं कर रहे फॉर व्हाटएवर रीजन। हाँ, बात सही है। एक तो मेरा कहने का ये है कि हमें दूसरे देशों से अपनी पद्धति को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर देश जो ये कंपलसरी कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं वो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लोग पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आता है क्या है। हमारे यहाँ कितने % बिलो पॉवर्टी लाइन है, डेली वेज अर्नर्स हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। तो ये तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज देखने वाली बात है कि ये लोग कैसे वोट करेंगे और उनको आप कैसे वो पेनल्टी। मतलब दिहाड़ी मजदूर हैं जो हर दिन काम करके अपना पेट भरता है, जो तो ये पहली उसको छोड़ करके तो आएगा नहीं। ये पहली प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात है जो कि आती है कि भाई डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट चॉइस। और आईपीसी मेरे साथ ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं वकील, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इलेक्टोरल राइट की जो डेफिनेशन है आईपीसी 171A में और रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 79 में जो बताया गया है वो ये है कि एक आदमी को ये चॉइस है कि वो वोट करे या ना करे, वो कैंडिडेट बन के पॉलिटिशियन बन के कंटेस्ट करे या अपना नाम विड्रॉ कर ले। दूसरी बात, जो नोटा का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था 2013 में जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ लिंक करके कहा है कि दिस इज अ फंडामेंटल राइट जी जी। सो दिस इज द लीगल एस्पेक्ट जी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि डेमोक्रेसी में देयर शुड बी नो कंपल्शन। मैं तो आप इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए, आर.के. सिन्हा, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, तो हम सिन्हा साहब के पास आएंगे, लेकिन पहले के राय साहब आप बताएं, कामेश्वर जी आप क्या मानते हैं कि ये जो कानून है संविधान की कसौटी पे कितना सही उतरेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये अदालत इसको खारिज कर दे, ऐसी संभावना है। संविधान के जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 19 और 21 के खिलाफ किए जा रहे हैं, इस तरह से आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 326 में राइट टू वोट रिकग्नाइज किया गया है। इसे हम कानूनी अधिकार कहते हैं, लेकिन हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह सकते हैं। जहां तक वोट देने और ना देने का सवाल है, अगर आप आपके मन लायक कोई उम्मीदवार नहीं है तो अब आपके पास नोटा ऑप्शन भी है।
आप नोटा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते लेकिन हैं वहां जाकर। ये स्थानीय चुनाव में भी नोटा नहीं आया है। नहीं आया है, लेकिन ये केवल विधानसभा और लोकसभा के लिए है। विधानसभा और लोकसभा में आया, स्थानीय चुनाव में आएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगा। जी, जी। जैसे पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में या विधानसभा के इलेक्शंस में ये नोटा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नोटा का प्रावधान है जी। उसी तरह से ये अगर आप वोटिंग कंपलसरी करते हैं तो वोटिंग कंपलसरी होने से आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो मजबूत होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। और ये कहना कि ये लोगों पर ज़बरदस्ती, ऐसी बात नहीं है। अगर आप जा कर के वोट देना है आपको, और वोट में जाके वहां आप कह सकते हैं हमारे मन लायक कोई उम्मीदवार नहीं है, हम उसको नहीं देंगे, नोटा आगे होगा, तो वो भी माना जा सकता है। दूसरा, वर्मा कमेटी ने, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने, अगर आप नहीं है जो इस कानून में है कि या तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप बीमार थे, आप निकलने की स्थिति में नहीं थे, आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, या फिर आप बाहर हैं, राज्य से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, तो वहाँ का प्रमाण पत्र ला करके दीजिए, तो अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाएगी डॉक्टरों की और पुलिस की। यहाँ जो स्थिति है उसमें तो एक अच्छी खासी एक हो जाएगी कमाई कि भाई तुमको एक प्रमाण पत्र लेना है, इतना रुपया दो और प्रमाण पत्र लो। देखिए, आप इसका एक विकराल रूप पेश कर रहे हैं। ये अभी उसमें किस तरह का पनिशमेंट होगा, कैसे होगा, कोई तो सजा होगी, ये ग्रेजुअल और ग्रेडेड भी हो सकता है, एक माइनर पेनाल्टी भी हो सकता है, ताकि किसी तरह से लोग वोट देने जाएं। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, उसमें आज क्या हो रहा है, 40% वोटिंग हो रही है, 20% वोट लेकर के आप चुनाव जीत रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने जाएं, और ज्यादा लोगों को वोट देने का। तो अच्छा, इस पैनल में इधर जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो सब और खिलाफ। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, 1988 में जेएस वर्मा पैनल ने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटी बना देंगे, फंडामेंटल ड्यूटी में इसको 51A में कहा था कि, लेकिन उससे क्या फर्क आएगा? और 19 और 21 का इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपको अगर कहा जाए कि आप जाकर के वोट देने जाएं तो आप आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है, आर्टिकल 21 का कि हर अधिकार में नहीं भी है। अगर बोलने की आजादी है तो चुप रहने की भी आजादी है, अगर आपको कुछ काम करने की आजादी है तो वो काम नहीं करने की भी आजादी है। मतलब ये राइट जो है अधिकार के साथ, उसका जो है विपरीत जो कहें कि वो नहीं करना, वो भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप जब आप वोट देने जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है आपसे, आप वोट देने जरूर जाएं। जब आप वोट देने जाएंगे तो वहां पर अगर नोटा इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो आप जबरदस्ती किसी को वोट नहीं दे रहे हैं कि मेरा प्रतिनिधि ये होगा या बी होगा। आप बताएं, क्योंकि ये जो है कि व्यवहारिक समस्याएं बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं कि कोई आदमी नहीं जा पाता है वोट देने के लिए, और उसके कारण बताने का मतलब लगता है ये व्यवहारिक नहीं है इसको लागू कर पाना। देखिए, व्यवहारिकता का तो प्रश्न उठा रहे हैं लोग जी, जो इसका विरोध कर रहे हैं या विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं जी। लेकिन हमें तो ये उसके मूल में जाना पड़ेगा कि ये जो पहल हुई है वो पहल देश के हित में है या नहीं। मतदान का अधिकार सबको है, प्रत्येक नागरिक को है, तो वो अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। और अगर कर्तव्य को लागू करने की कोई पहल होती है तो इसका तो स्वागत ही होना चाहिए। नहीं, कर्तव्य तो ठीक है, हमको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, कर्तव्य है, लेकिन आप इसलिए कानून बना देंगे पिता की सेवा ना करेंगे तो जेल में डाल दो। ये आप एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कानून बन जाए तो कोई बुरा नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि वैसा कानून भी बनना चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है सिन्हा साहब कि अगर जनता वोट देने नहीं आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्ग के ऊपर सवाल है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण लीजिए, पंचायत चुनाव में 90-95% जनता मतदान करती है, और वही विधानसभा लोकसभा चुनाव में 60% हो जाता है, 65% हो जाता है। तो जनता को लगता है जहां उसके हित जुड़े हुए हैं, अगर जनता को आप ये संदेश दे पाएं कि भाई तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हारा हित जुड़ा हुआ है और पूरे देश की तकदीर तुम बदल रहे हो, जनता आएगी। या तो जनता को इतनी ज्यादा कहा जाए कि नफरत हो चुकी है, कहिए इतना वैमनस्य हो चुकी है जनता की वो तैयार नहीं आने के लिए। नहीं, देखिए, जनता को कुछ चीज़ों का
एहसास भी होना चाहिए और कुछ चीज़ों का खौफ भी होना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। हम अगर गरम तवा छुएंगे तो हाथ मेरा जलेगा जी। ये जो है संविधान तो एक ऐसी चीज़ बन के रह गई है जो कि एक कानूनी सहारा लेने के लिए, या कोई काम न करे अगर आदमी ठीक ढंग से तो उसको फिर उलट करने के लिए। ये संविधान इसके लिए नहीं है। संविधान तो इसके लिए है कि शासन कैसे किया जाए और उसकी अच्छी से अच्छी जो प्रक्रिया हो सकती है संविधान के अनुसार जी वो हो। तो जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, जब मतदान को हमने हर एक नागरिक का अधिकार दिया है और मतदान इतना कम हो रहा है, तो आप ये बताएं कि अगर मतदान बढ़ा है, काफी बढ़ा है पहले नहीं से। बढ़ा है लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। अगर 60 नहीं, पश्चिमी देश जो है जहाँ इतनी साक्षरता है वहां भी इससे ज्यादा मतदान नहीं हो रहा है, जो मेरे पास आंकड़े हैं। अमेरिका में नहीं है। हाँ, मतदान वहां भी बहुत ज्यादा नहीं है, भारत में ज्यादा है। यूके और यूएसए में बल्कि भारत 60 में भी है। जो राज्य पिछड़े माने जाते हैं, आप देखिए जो जहां आदिवासी रहते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के इलाके में मैं खुद गया हूं, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, 80%, 90% मतदान होता है। बल्कि मेरा ड्राइवर जो है उसने कहा कि अभी मैं वोट दे करके आऊंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। जहाँ शिक्षा है वहाँ पर जागरूकता बढ़ी है, ये बात सही है। जहाँ पर शिक्षा का नहीं, वहां तो उतनी शिक्षा नहीं है, फिर भी वहां मतदान ज्यादा है। नहीं, शिक्षा तो उत्तरी राज्यों के पढ़े बनिस्बत लिखे ज्यादा लोगों पे है। लगता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं। पढ़े लिखे लोग उस दिन जो है उनके लिए पेड हॉलीडे है, छुट्टी मिल गई, पैसा तो मिलना ही है, बेचारा दिहाड़ी मजदूर तो काम करने नहीं, तो जाएगा। ये ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये MP सिंह साहब आप बताएं। मेरे ख्याल से यह अच्छा कदम उठाया गया है और यह भी अच्छा है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में इसे लाया गया है। इसे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी हम लोग देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी विकसित लोकतंत्र है हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में। वहाँ संघीय, राज्य और स्थानीय तीनों स्तरों पर 1924 से कंपलसरी वोटिंग है और मुझे लगता है कि वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि उन्हें इसके बारे में पुनर्विचार करना पड़े। अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन महादेशों में कंपलसरी वोटिंग है वो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका हैं। यूरोप के बड़े विकसित देशों में भी कंपलसरी वोटिंग लगाया गया था। उनमें जैसे बेल्जियम, फ्रांस। बेल्जियम में तो भी है। नहीं है, अब बेल्जियम में नहीं है, फ्रांस में नहीं है। नहीं, फ्रांस में नहीं, लेकिन बेल्जियम एक समय में था लेकिन अब नहीं है। और अभी भी अर्जेंटीना में है, बोलीविया अर्जेंटीना में है, हाँ। अर्जेंटीना में है, ब्राजील में है, लिechtenstein में है, ग्रीस में अब नहीं है, ग्रीस में अब नहीं है, लिechtenstein में है, लग्जमबर्ग में है। तो अभी भी काफी देशों में है। और लेकिन यूरोप, लेकिन अगर महादेशों को देखें, भारत में जो मतदाताओं की संख्या है वो ऑस्ट्रेलिया ठीक है, आकार उसका भले ही बहुत बड़ा हो, उसकी तो आबादी से बहुत ज्यादा हमारे स्टेट बैंक में जो खाता धारक हैं, अकाउंट होल्डर्स, उनकी संख्या है। अगर इस ढंग की शंका के आधार पर हम लोकतंत्र के बारे में सोचें तो भारत में लोकतंत्र कभी लागू ही नहीं होता। यह एक विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लोकतंत्र लाया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाया। और जॉन स्टुअर्ट मिल या और ब्रिटिश गेलनर जैसे ब्रिटिश थिंकर्स हैं, वो उनकी धारणा यह थी कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, असफल हो सकता है, होगा निश्चित रूप से। थिंकर क्या, तो सारा जो राजनीतिक वर्ग ही यही कहता था, जाहिर लोग हैं, ये तो चला ही नहीं पाएंगे। हम लोकतंत्र पर निर्णय नहीं कर सकते। इन आशंका को, इन सारी आशंकाएं निर्मूल हो गई हैं पिछले 6 दशकों से बड़ी अवधि में। ये सारी शंकाएं कि लोकतंत्र इसका शंका से कोई इसका रिश्ता नहीं है। ये बात है कि आप इसको अनिवार्य जो बना रहे हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में कॉन्शसनेस क्रिएट करने का अवसर है। केवल एथनिक कम्युनिटी, धार्मिक या जातीय या निर्जातीय
समुदाय ही नहीं है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, राष्ट्रीय कम्युनिटी है, उसके बारे में सजगता क्रिएट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस दिशा में प्रोएक्टिव कदम उठाए। मैं इसकी वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है जहां कंपलसरी वोटिंग की बात की गई और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया यूनियन ऑफ इंडिया को, डिसमिस कर दिया। नहीं, डिसमिस हो गया है वो। सुप्रीम कोर्ट में PIL एक फाइल हुआ था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, अभी पेंडिंग कब डिसमिस हुआ है? ये मुझे लगता है 4-5 साल पहले हो गया। अनिल वर्मा जी बताएंगे। पेंडिंग है अभी एक और पेंडिंग नहीं, मुझे मेरी क्या अनिल वर्मा जी पेंडिंग है? न्यूज जो अभी आइटम आया था उसमें तो था कि पेंडिंग है वो। लेकिन एक पेंडिंग तो हो चुका था 3-4 साल पहले। अभी जो ये आजकल डिबेट चल रही है तो मैंने भी न्यूज आइटम पढ़ा था, उसमें था कि अभी चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि द चॉइस टू वोट वो हमारी पार्लियामेंट में भी है। हाँ, MPs कैन एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग जी, उसमें भी क्यों नहीं फिर चाबुक लगाते? वो तो अलग चीज है, वहां लागू नहीं, लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दिस चॉइस ऑफ जो डेमोक्रेसी में है उसको आप नहीं नकार सकते। अगर आप हर एक चीज ही डंडा लगा के वो करेंगे तो रिस्पेक्ट फॉर लॉ क्या है? आजकल पुलिस वालों को गोली मारते हैं हर दूसरे दिन। तो इलेक्शन कमीशन जो बड़ी मेहनत करके स्वीप प्रोग्राम है, दूसरा है सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब मिलके लोगों को वोटर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप जाके वोट करिए, वो एक बेटर तरीका है या चाबुक लगा के कराना तरीका? मैं इसको वी आर इन अ डेमोक्रेसी। मैं इसको चाबुक इसलिए नहीं मानता हूँ कि लॉ केवल चाबुक का काम नहीं करता है, लॉ फैसिलिटेटर का भी काम करता है। नहीं, अगर आप पेनल्टी लगा रहे हैं तो एक मिनट, जब प्रोविजन होगा तो एक कॉन्शियसनेस आएगी। जैसे हम बैठ के आज बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये लेजिस्लेशन की वजह से हुआ, लोगों में बातचीत होगी और एक कॉन्शियसनेस आएगा, लोग वोट देने जाएंगे। पेनाल्टी क्या होगा, नहीं होगा, कितना होगा, ये तो बाद की बातें हैं। और पेनाल्टी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आदमी का अपना फ्रीडम खत्म होता हुआ नजर आए। जैसे आपने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको नोटिस नहीं जाएगा तो नाम है, वहां के अधिकारियों ने ऐसा कहा। हर कानून का एक पहलू ये भी होता है, नाम है लेकिन कह रहे हैं नाम नहीं है, और फिर उसके तुरंत बाद में जाता हूं तो नाम आ जाता है। हर कानून रिन्यू नहीं, उसके पहले भी था, बीच में कैसे होगा कि 2008 में मेरा नाम है, 2014 में नाम है और 2013 में नाम नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। 8 में था और 14 में था तो हर चुनाव के पहले आयोग रिन्यू कर। नहीं, रिन्यू तो तब ना होगा जब मेरा नाम कट जाए, तब रिन्यू होगा ना। अच्छा, उसके बाद भी देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन हुआ है, कोई भी लेजिस्लेशन हुआ है तो उसका एक नेगेटिव साइड भी रहा है, पॉजिटिव साइड भी रहा है। अल्टीमेटली ये देखना होता है कि दोनों का एक अगर बैलेंस व्यू लेते हैं तो पब्लिक गुड किसका होता है। तो ये पब्लिक गुड के लिए है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। कोई डॉक्टर साहब कहेंगे मुझे कुछ पैसा दीजिए तो सर्टिफिकेट दूंगा, या कोई ब्यूरोक्रेट कहे, बट इसका भी एक उपाय है, इसका भी कॉन्सिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में करप्शन कम होगा। आज ये हर जगह चेंज होगा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज फॉर आर.के. सिन्हा साहब, आप ये बताएं, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है और आपकी पार्टी ऐसा मानती है, तो क्या इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी लाने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी ये हो जाए? ये पहले प्रयोगात्मक रूप से जो अभी पहल की गई है उसकी सफलता पे निर्भर करेगा कि इसको कितना और किस हद तक लागू किया जाए। किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह गया है आज के दिन में। वो तो करीब 2000 कानून है, बहुत पहले से वो, तो उसको निरस्त करने की भी एक कार्रवाई चलेगी। ऐसा कुछ नए कानून भी आ सकते हैं और कुछ में फेरबदल की जा सकती है जी। तो मजबूत लोकतंत्र के लिए पीपुल्स पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। नहीं, वो तो हो ही रहा है, और हो नहीं रहा है। 60-70% अगर है मतदान तो उसको कम नहीं माना जाए। 20% मत लाने वाला अगर संसद में पहुंच जाता है तो ये कैसा, किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि किसी दिन कम से कम 51% मत लाने वाला व्यक्ति जो है वो सदन में पहुंचे ताकि लोग कह सके कि हाँ भाई ये मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। आज ऐसी स्थिति नहीं है, और ये स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि मतदान हमारा
पर्याप्त नहीं हो पाता। एक अंतिम टिप्पणी ले लें कृष्णमूर्ति साहब, आप बताएं, क्योंकि ये जो व्यवहारिक दिक्कतें कुछ बताई जा रही हैं और फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन एक ये माना जाता है ऐसे भी कि अगर बहुत ज़्यादा तनाव होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी मानते हैं, ये कानून की बात तो अलग है कि बहुत टेंशन होता है तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा चला जाता है। यानी अगर 90%, 95% हो तो इसका मतलब है कि समाज में काफ़ी तनाव है। कानून के जरिए करना तो वो अलग बात है, लेकिन अगर 60%, 70% मतदान हो जाता है तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है ये। हमारा क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा है कि नहीं? अभी तो 15-20% वोट से इलेक्ट हो जाते हैं, वो ठीक है कि नहीं? अब क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्रूव मजबूत करना है कि नहीं? अगर चाहिए तो मेरे ख्याल में ये उचित मेजर है, एटलीस्ट टू इंट्रोड्यूस इन लोकल लेवल। बट स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शन में लागू करना बहुत मुश्किल है, अभी नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट वोटिंग सब आएगा तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब के लिए मेरे ओपिनियन है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस में इसको लागू करना आसान है। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन मैं नहीं मानता हूं। अभी एक पैनलिस्ट ने बोला है कि पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है पेरेंट्स के लिए। तमिलनाडु में ये कानून है, पेरेंट्स कैन नॉट बी निग्लेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रन। दे हैव पेनल्टी प्रोविजंस इन द एक्ट। अगर वो एक्ट हो सकता है तो ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब चर्चा समाप्त करेंगे क्योंकि अब समय समाप्त हो चुका है। कृष्णमूर्ति साहब का बहुत धन्यवाद, आर.के. सिन्हा साहब, जनरल वर्मा, के राय साहब और प्रोफेसर एम.पी. सिंह, आप सबको बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग तरह की सलाह लोग देते रहे हैं, राजनीतिक शास्त्री भी देते हैं, राजनेता भी देते हैं, लेकिन एक प्रयोग के तौर पे इसे देखा जा सकता है और सचमुच उसके परिणाम जो आएंगे उसके बाद एक बेहतर धारणा बन पाएगी कि इसकी अनिवार्यता जो है वो किस हद तक वांछनीय है, ज़रूरी है या नहीं है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई सुझाव में तो भेज सकते हैं yes.ddnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com और हमारा पता है आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार। Da, 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 da.